आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग भौतिक विज्ञान का पेपर कक्षा 12 का देखने वाला हूं 2025 में जो आया था। तो चलो इसको हम अच्छी तरीके से हल कराता हूं बिना कोई देरी किए। हमने इसके बहुविकल्पी क्वेश्चन को अच्छी तरह से हल करा दिया हूं। अब बचा हुआ है क्या? तो बचा हुआ है सेक्शन सा से। नहीं, इसको भी ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश का चित्रीय निरूपण हमने इसे भी ये अच्छी तरीके से करवा दिया हूँ। मतलब कि सेक्शन डी बचा हुआ है, यानी खंड दा बचा हुआ था, जो जिसमें देख लीजिए आप भी 3-3 अंक वाले प्रश्न हैं। इसमें ये 3 अगर आप इन्हें करेंगे तो आपको 3 अंक मिलेगा। तो पहला ही प्रश्न है का नंबर, दिए गए विद्युत चुंबकीय तरंगों में सबसे लंबे तरंग दैर्ध्य और उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगों का नाम लिखिए। जैसे सूक्ष्म तरंगे क्या होती हैं, एक्स किरणें क्या होती हैं, रेडियो तरंगे एवं गामा किरणें क्या होती हैं और विस्थापन धारा से क्या तात्पर्य है। तो प्रश्न में पूछा गया है कि लंबे तरंग दैर्ध्य और उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगों का नाम लिखिए। इन्हें जो तरंगे दी गई हैं इनमें से कौन सबसे लंबी है तरंग दैर्ध्य होती है और किनकी आवृत्ति बहुत ज्यादा होती है। तो चलो हम इन्हें अच्छी तरह से आपको बताता हूँ। तो सबसे लंबी तरंग जो दैर्ध्य वाली तरंगे का नाम होता है रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे सबसे ये लंबी होती है और उच्चतम आवृत्ति वाली तरंगे गामा किरणें होती हैं। अगर हम ये आपको बता दूं तो आवृत्ति के पहले गामा किरण आती हैं, फिर एक्स किरणें होती हैं, फिर सूक्ष्म तरंगे होती हैं और रेडियो तरंगे होती हैं। और आवृत्ति के विपरीत ही हमारी हो जाती है तरंग दैर्ध्य। पहले रेडियो तरंगे होती हैं सबसे लंबी के तरंग दैर्ध्य, फिर उसके बाद सूक्ष्म तरंगे आ जाते हैं, फिर एक्स किरणें, फिर गामा किरणें। तो इस तरह होता है हमारी तरंगों में। और विस्थापन धारा क्या है? तो समय के साथ बदलने वाले वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। फिर एक बार, समय के साथ बदलने वाले वैद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होने वाली धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। तो विस्थापन धारा जो हो गया इसका हो जाता है आई डी बराबर एप्सिलॉन डी फ्लक्स ई और अपान में डी टी द्वारा इसे परिभाषित करते हैं। तो एप्सिलॉन क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता है। और क्यू ई क्या है? विद्युत फ्लक्स होता है। उसके बाद हमें अगला प्रश्न में क्या पूछा गया, परमाणु की स्थायी कक्षा से क्या अभिप्राय है? हाइड्रोजन परमाणु की स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा का सूत्र निगमित कर इसका इलेक्ट्रॉन की कक्षा की त्रिज्या से संबंध उल्लेख कीजिए। तो चलो इसे हम आपको बताता हूँ। तो इसमें आपको लिखना है 3 अंक एक क्वेश्चन के लिए। अगर एक क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं तो 3 अंक मिलेगा। तो इसके लिए हम लिखेंगे, परमाणु की स्थायी कक्षा वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं और जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। फिर एक बार सॉरी दोस्तों, परमाणु की स्थायी कक्षा वे कक्षाएं जिनमें इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए घूमते हैं और जिनका कोणीय संवेग h/2 का पूर्ण गुणज होता है। h क्या है? h प्लैंक नियतांक होता है। ऊर्जा का सूत्र अगर हम बात करें तो E n बराबर हो जाता है -me⁴ अपान में 8 एप्सिलॉन का स्क्वायर h का स्क्वायर n का स्क्वायर। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा का परिमाण कक्षा की त्रिज्या के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है, आपको ये भी पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इसका जो मतलब कि ई एन प्रोफेशनल -1 अपान RN होता है। फिर गा नंबर में क्या पूछा है, चुंबकीय द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। तो व्यंजक अगर ये बात की जाए तो चुंबकीय द्विध्रुव दो बराबर और विपरीत चुंबकीय ध्रुवों का एक संयोजन होता है जो एक छोटी दूरी से अलग होती है। इसका उदाहरण धारावाही लूप या दंड चुंबक होता है। अगर व्यंजक की बात करें तो जब एक चुंबकीय द्विध्रुव को एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बल आघूर्ण टाउ बराबर m गुणे बी हो जाता है, जहां m चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण है। अदिश रूप में यदि हम थीटा m और b के बीच का कोण तो टाउ बराबर mb साइन थीटा हो जाता है। ये आपका हो जाता है चुंबकीय द्विध्रुव और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर लगने वाले बल आघूर्ण का व्यंजक। फिर उसके बाद हमें जो प्रश्न नंबर 3 में सवाल दे दिया गया है, न्यूमेरिकल दे दिया गया है, तो हम न्यूमेरिकल को छोड़ेंगे नहीं। तो चलो हम न्यूमेरिकल को अच्छी तरीके से आपको हल कराता हूँ। तो दिए गए परिपथ की सहायता से परिपथ का कुल प्रतिरोध तथा सेल से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए। यहाँ पर देखिए 4.75 वोल्ट की बैटरी लगाई गई है और एक 100 ओम का प्रतिरोध है।
एक 50 ओम का, एक 75 ओम का, एक 50 ओम के प्रतिरोध दिया गया है। हमें प्रवाहित धारा की गणना कीजिए और कुल प्रतिरोध की गणना करना है। तो चलो इसे हम लोग अच्छी तरीके से हल करते हैं। तो अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्तों। तो ये है हमारा चित्र और हम इसे अच्छी तरीके से हल करेंगे। तो हम लिखेंगे कि दिया है क्या दिया गया है, बैटरी कितने वाट की है, तो 4.75 वाट की बैटरी ये लगाई गई है। वाट या वोल्ट। एक प्रतिरोध की बात करूं तो ये इसे R1 का नाम दे दिया जाए। R1 बराबर ये है 100 ओम, और फिर R2 इसे दे दिए कहा दिया जाए ये 50 ओम है। R3 की बात करें तो 75 ओम है। इसी तरह आप लोग लिख लेना। R4 की बात की जाए तो ये हो जाता है 50 ओम, ये भी है। फिर उसके बाद हम अगर आपको बताऊं तो देखिए ये तीनों जो हैं ये समांतर क्रम में जोड़ी गई हैं, एक दूसरे के पैरेलल लाइन हैं। तो अगर हम यहाँ पर लिखेंगे ये तीनों 50, 75, 50 ओम की जो हैं एक ही दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं। क्या है, एक ही दो बिंदुओं के बीच जुड़े हैं, इसलिए ये समांतर हैं। अगर आपको बता दूं तो यहाँ पर अगर आप किसी से पूछेंगे तो सभी कहेंगे कि श्रेणी क्रम में है, कोई कुछ बताएगा। पर आपको ये बता दूं कि ये तीनों एक ही दो बिंदुओं से जुड़ा है, इसलिए यहाँ पर हम लोग इसे समांतर क्रम में मानकर कर देते हैं। और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, 1/r डैश बराबर हो जाता है 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4। R2 ये है, R3 ये है, R4 ये है। तो हम लोग इसे लिख लेते हैं। R2 50 प्लस R3 हो जाता है 75 और R4 हो जाएगा 50। यहाँ पर आ जाएगा 1/r डैश। फिर उसके बाद इसे अगर हमें इसका एलसीएम लेंगे तो हमें मिल जाता है 150, 150। अगर 150 एलसीएम हो गया तो ये 150 को कितने बार में करेगा, तो 3 बार में। 3 का गुणा 1 में कर देंगे तो हमें ये 3 ही प्राप्त होगा। तो यहाँ पर होता है लासा गुणे अंश बटे हर। इसी सूत्र पर आप लोग रख देना। एलसीएम कितना है, 150 है, गुणे कितना, अंश कितना है 1, प्लस हर कितना है 50। तो हम इसको काटेंगे तो ये 3 बार में जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 एक कम 3, इसी तरह 3 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, प्लस में 3 आ जाएगा, 1/r डैश बराबर। फिर इन दो सबको जोड़ देंगे तो ये आ जाएंगे 3 2 5 3 8, 8 अपान में 150, 1/r डैश। फिर उसके बाद अगर हम इसे जब इसका गुणा इधर होगा, इसका गुणा इधर होगा, तो हमें मिल जाएगा r डैश बराबर 150 के बटे में 8। अगर काटेंगे तो एक बार में 1.875 ओम के लगभग में जाएगा। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि जो ये 100 ओम है और जो यहाँ पर 18.75 ओम आए, ये सब एक श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और श्रेणी क्रम में अगर हो गए तो ये श्रेणी क्रम का सूत्र क्या होता है, तो श्रेणी क्रम का फार्मूला होता है, आप लोग पढ़े होंगे, श्रेणी क्रम का फार्मूला हो जाता है R डबल डैश बराबर R1 प्लस R डैश। हमने R डैश माना है और R1 हमने जो आपको बताया हो कि 100 जो पहले ही दिया है, तो R डबल डैश बराबर में R1 के दर पर 100 लिखेंगे, 100 ओम हो जाएगा। R डैश के ये बराबर में 18.75 ओम हो जाएगा। अगर इनको हम जोड़ दूं तो हमें मिल जाता है R टोटल बराबर R टोटल का मान निकल कर आ जाएगा 100 प्लस 18.75 बराबर 118.75 ओम हो जाएगा। अब उसके बाद आपको बता दूं तो हमें जो पूछा है कि सेल से प्रवाहित धारा की गणना कीजिए, तो अब हमें यहाँ पर निकालना होगा कि सेल से प्रवाहित धारा कितनी है, कितने ओम। तो प्रवाहित धारा I बराबर हो जाता है V/R ओम के नियम के अनुसार। ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR, तो उसी के नियम के अनुसार हम लोग I बराबर V/R लेंगे। V का मान मतलब कि
कितने वोल्ट की बैटरी जुड़ी है, तो आपको हम दिखा दूँ 4.75 की, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 4.75 अपान में आर का मान प्रतिरोध कितना है 118.75, 118.75 लिख लेंगे बराबर आई। अगर हम इसे काट देंगे तो हमें 0.04 के लगभग में मिल जाएगा। और आई का मात्रक होता है ए से हमारा एम्पियर होता है, एम्पियर। तो यही हमारा आंसर है इसका। तो सेल से प्रवाहित धारा का मान आया 0.04 ए आया और कुल प्रतिरोध का मान आया 118.75 ओम। तो इस तरह हम लोग ने अच्छी तरीके से इस सवाल को बनाया है। फिर उसके बाद आ जाता है खगोलीय दूरदर्शी। क्या है खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख बनाइए जबकि अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। तो चलो इसे भी हम लोग अच्छी तरीके से आपको बताता हूँ। तो खगोलीय दूरदर्शी, तो खगोलीय दूरदर्शी को देखिए, दूर स्थित खगोलीय पिंडों को देखने के लिए प्रयुक्त एक प्रकाशीय उपकरण खगोलीय दूरदर्शी का प्रयोग करते हैं। इसमें आमतौर पर दो उत्तल लेंस होते हैं, एक बड़ा अभिदृश्यक लेंस और एक छोटा नेत्रिका लेंस होता है। फिर से एक बार आपको बताऊं, और क्योंकि एक चक्कर में ये याद हो जाए आपको, दूर स्थित खगोलीय पिंड को, कोई दूर स्थित सूरज को तो नहीं, पर चंद्रमा को किसी को देखने के लिए हम लोग जिस प्रकाशीय उपकरण का प्रयोग करते हैं उसे खगोलीय दूरदर्शी कहते हैं। इसमें आमतौर पर दो उत्तल लेंस होते हैं, एक बड़ा अभिदृश्यक लेंस लगा होता है और एक छोटा नेत्रिका लेंस होता है। तो इसका ये किरण आरेख से आपको समझाता हूँ। तो ये इसका खगोलीय दूरदर्शी का किरण आरेख है। आपको इसे भी बनाना होगा, तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग प्रैक्टिस भी कर लेना, तो आपको ज़्यादा फायदे होगा। तो चलो हमने ये खंड द मतलब कि सेक्शन डी को अच्छी तरीके से आज ये सॉल्व कर लिया हूँ। अब हम लोग कल 5 नंबर क्वेश्चन के सभी क्वेश्चन को हल करूंगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।